हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक चालू किया था हमारा, वो है भाई आपका सहगर्भता और भ्रूणीय जो आपके परिवर्धन या डेवलपमेंट जो होता है। तो उसमें तीन टॉपिक आपको पढ़ा दिए थे। कौन कौन से? एक तो आपको अपरा के बारे में पढ़ा दिया, दूसरा आपको फिर जो नाभि रज्जु था उसके बारे में बताया था, और तीसरा फिर जो जर्म कोशिकाएं होती हैं आपकी, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक चालू किया था वो है आपका कौन सा? सहगर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन। तो आपका ये पांचवा टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर, है ना? तो इसमें तीन टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बाह्य भ्रूणीय जर्म स्तर, है ना? इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। इसको हम क्या बोल देते हैं? बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर बोल देते हैं इनको हम। क्या बोल देंगे भाई इसको हम? बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर। देखो, इनके नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनके ऊपर अलग से हालांकि ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं इनके ऊपर, तो इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप दो तीन स्ट्रक्चर देख सकते हो कि भाई यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ देखो तो यहाँ पे हमको एक संरचना देखने मिलती है जिसको हम पितक पोष बोलते हैं, यॉर्क सैक बोलते हैं। इसके अलावा सबसे बाहर की साइड अगर आप देखो, हम एक संरचना देखने मिलती है जिसको जरायु बोलते हैं। इसके अलावा जरायु के नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, हमें एक और संरचना देखने मिलती है जिसको उल्ब बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको एलेंटॉइस बोलता है। अब देखो, ये सारे जो स्ट्रक्चर है, इन सारे स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्या? बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर। बाहरी भ्रूणीय क्यों? देखो, भ्रूण तो ये रहा, तो हमने जो एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम पढ़ा, भाई उनके दो काम है। एक तो वो भ्रूण को बनाते हैं, प्लस अब है क्या भाई, भ्रूण का जो डेवलपमेंट गर्भाशय के अंदर होना है उसके लिए और भी कई सारी चीजें चाहिए कि भाई एक लिक्विड के अंदर उसको डेवलप करवाना है, जरायु अंकुरक बनाना है, प्लेसेंटा बनाना है। तो होता क्या है, जो जर्म स्तर होती है वही क्या है, बाहर की तरफ जाकर कुछ और संरचनाओं को भी बनाती है। तो इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा है? बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर। मतलब बने ये एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम के ही होते हैं ये सारे, पितक कोश, जरायु, उल्ब वगैरह। लेकिन फिर इनके अंदर ये जो एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम जो जर्म स्तर होते हैं, ये किसी अंग को बनाने में काम नहीं है, मतलब भ्रूण के किसी अंग को बनाने में काम नहीं आते। इसलिए इनको हम बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर बोल देते हैं। तो इन्हीं को हम पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर एक जो आपका बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर होता है वो दो जर्म स्तर का बना हुआ होता है। जैसे भाई जरायु की बात करो तो इसमें बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो एक्टोडम होगा, अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो मध्यजन स्तर होता है। वहीं अगर आप उल्ब की बात करो तो इसमें बाहर की तरफ देखोगे तो मध्यजन स्तर होता है, अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो बाह्य त्वचा होती है, एक्टोडम होता है। तो याद रखना, इनका जो निर्माण है वो जर्म स्तर से ही होता है, बस इतना याद रख लेना। लेकिन इनके अंदर जो जर्म स्तर होती हैं, जो कोशिकाएं हैं जर्म स्तर की, वो किसी भ्रूण को बनाने में काम नहीं आती। इसलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया? बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर। तो बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर में कौन कौन सी आ गई, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाहरी भ्रूणीय जर्म स्तर में अगर आप देखो तो आपको क्या क्या देखने संरचना मिलती है भाई? एम्ब्रियो के हमारे जो होता है भ्रूण के, वो जो पाउच जिसके अंदर वो रहता है, उसके सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको जरायु या फिर कॉरियन बोला जाता है। उस कॉरियन के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको एक दूसरी लेयर देखने मिलती है जिसको उल्ब और एमनियन बोलते हैं। ठीक है। और फिर अगर आप एम्ब्रियो के आगे की साइड अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको एक क्या है, एक कैविटी मिलती है, एक सैक मिलता है जिसको हम पितक कोश या फिर यॉर्क सैक बोल देते हैं। और कुछ टाइम बाद इस पितक कोश के बगल में ही एक और संरचना बनती है जिसको अपरापोशिका या फिर एलेंटॉइस बोला जाता है। ठीक है। तो ये क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भाई सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहली जो लेयर हो गई हमारी वो हो गई जरायु। तो जैसा कि अभी आपको बताया, ये बाहरी जर्म स्तर है ना, बने ये जर्म स्तर के ही होते हैं। तो इसमें अगर आप याद रखना, इसमें अगर आप देखोगे तो बाहरी साइड ये किससे बनी हुई है? बाह्य त्वचा मतलब एक्टोडर्म से बनी है। और अंदर की साइड अगर आप देखोगे तो इसमें क्या मिलेगी आपको? मध्यजन स्तर मीजोडर्म मिलेगी। मतलब जैसे ये आप है ना, आप जरायु को मैग्नीफाई करके देखोगे तो एक सेल की लेयर बाहर की तरफ होती है,
और वो जो सेल की लेयर बाहर की तरफ है वो है आपकी बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, और एक सेल की लेयर अंदर की तरफ होती है और वो है आपकी मध्यजन स्तर मीजोडर्म। और ये दोनों ही लेयर मिलके वहां पर क्या बना रही है, जरायु को बना रही है, कॉरियन को बना रही है। ठीक है भाई। तो पहला तो भाई ये बनी किस किस की हुई है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था उल्ब के बारे में कि भाई जो उल्ब होता है ये कौन कौन से जर्म स्तर का बना हुआ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब इस काम में अगर हम देखें तो भाई एक चीज हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, कि भाई होता क्या है, जो जरायु है ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, है ना। और इसका काम बता दिया भाई, ये जो एचसीजी हार्मोन होता है ये किसको मैसेज देता है, ये मैसेज देता है कॉर्पस लूटियम को, क्या बनाने के लिए। भाई वो कॉर्पस ल्यूटियम को जाकर ये कहता है कि हाँ भैया जो प्रेगनेंसी थी वो हो चुकी है, जो अंडा हमने रिलीज किया था वो निषेचित हो चुका है, तो अब आप क्या करो, अब आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाकर रिलीज करते रहो क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई है और अब उसकी जरूरत है, तो हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो पहला याद रख लेना भाई कि ये क्या करता है, एचसीजी जो आपका मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन होता है उसको बनाता है। इसके अलावा एक चीज थोड़ी सी आप याद रख लो कि भाई आजकल आपने देखा होगा ना एड वगैरह में, जैसे भाई ये विराट कोहली की वाइफ हो गई अनुष्का, तो आजकल ऐड आते हैं ना एक प्रेगा न्यूज के नाम से। तो होता क्या है भाई, आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट होती है उस प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर इस एचसीजी को ही चेक किया जाता है। नॉर्मली आपको भी पीछे बताया कि भाई अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट नहीं है तो उसमें एचसीजी नहीं बनता, लेकिन होता क्या, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट हो जाए तो स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर उनकी बॉडी में बहुत सारा एचसीजी बनता है। और होता क्या है, वो जो एचसीजी है अब वो यूरिन के साथ थोड़ा बहुत बाहर भी आने लग जाता है। और इस टेस्ट में करने के लिए क्या करते हैं भाई, उस किट को लेते हैं और उस किट में यूरिन का एक सैंपल डाल के देखते हैं। अगर यूरिन का एक सैंपल डाला, और याद रखना कि इसको इनिशियल पीरियड में ही करना ठीक रहता है, बाद में रिजल्ट अच्छे नहीं आते। फिर भी क्या, यूरिन का एक सैंपल डालोगे, अगर वहां पर ऐसे 2 लाइन आ गई, ठीक है, तो 2 लाइन आ गई इसका मतलब भाई गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है भाई, कि वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अब वो 2 लाइन क्यों आती है, सिंगल लाइन आने का मतलब होता है वो अपने आप में मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उनको कभी आगे जो हम एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि वो जो लाइनें हैं वो क्यों बनती है। तो भाई पहली चीज कि भाई जो जरायु है उसका काम, पहली बात तो बना किसका है, बाहरी बाह्य त्वचा का और आंतरिक मध्यजन स्तर का। पहला काम ये क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन बनाता है जो कॉर्पस ल्यूटेम को मैसेज देता है। हमने इसका एक क्लिनिकल यूज ढूंढ निकाला है, क्या निकाला है भाई, कि यूरिन में इसकी प्रेजेंस को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि भाई कोई लेडी जो है, कोई लड़की है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो पहला ये काम हो गया। दूसरा इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्लेसेंटा जो है उसके अंदर ये जरायु अंकुरक बनाता है, कोरियानिक विलाई। और क्या होता है, भ्रूण के रक्त के बीच में और मादा के रक्त के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी विनिमय होता है, वो इन जरायु अंकुरक से ही होता है ना। तो जो भी यहां पर याद रखना, मादा और भ्रूण के बीच में जो विनिमय होता है वो उसका मुख्य स्थल होता है। तीसरा एक चीज भाई आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट हो जाए तो होता है कि भाई ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो होता क्या, मदर जो होती है उसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। जैसे अभी बीच में कोरोना चला था, तो कोरोना में भी ये कह रहे थे लोग कि हाँ भाई जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको जल्दी से कोरोना पकड़ता है, या कोई भी बीमारी हो प्रेगनेंसी के टाइम पे जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। अब ऐसा है क्यों, तो कहानी कुछ ऐसे है कि जैसे भाई ये जरायु अंकुरक हो गया। अब जरायु अंकुरक के अंदर भाई कोशिकाएं हैं, और इस जरायु अंकुरक के बाहर अगर आप देखोगे तो वहां पर मादा का रक्त भरा हुआ है। अब देखो है क्या, जैसे एक चीज आपने सुनी होगी कि भाई जब हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया चला जाता है तब तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव होकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। और यहां तो इमेजिन करो पूरा का पूरा बच्चा डेवलप हो रहा है वो गर्भाशय के अंदर, और उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एमसी मतलब जो एंटीजन्स होते हैं, प्रतिजन, वो मादा के लिए क्या है, एकदम फॉरेन होते हैं। तो मादा क्या है, उस बच्चे को मार सकती है अगर उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे। तो बच्चा चालाक है थोड़ा सा। तो होता क्या है, जो जरायु होता है, जरायु क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स को बनाकर मादा के रक्त में छोड़ता रहता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स क्या करते हैं कि मादा के रक्त के अंदर जो प्रतिरक्षी है, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, उसको कम कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, भ्रूण तो वो इसको इसलिए कर रहा है ताकि मदर का इम्यून सिस्टम उसको ना मार दे। लेकिन हुआ क्या,
कि उन प्रोटीन की वजह से मादा के अंदर जो प्रतिरक्षी बन रही थी वो कम हो गई। और ऑब्वियस बात है, अगर प्रतिरक्षी कम हो गई तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक पड़ने लग जाएगा। तो यही कारण है कि भाई कि जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें हमें क्या देखने मिलता है, कमी आने लग जाती है। तो ये बता दिया कि भाई जरायु कुछ ऐसे प्रोटीनों का स्राव करता है मादा में जो उसमें प्रतिरक्षु और श्वेताणु विभाजन को कम कर देते हैं। इसीलिए सहगर्भता के दौरान मादा का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली आपकी क्या होगी, बाहरी भ्रूणीय जम स्तर हो गया, जिसका हो गया जरायु के बारे में। अब जरायु के बाद दूसरी जो लेयर है उसको बोलते हैं हम उल्ब, है ना, इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है एमनियन। अब एमनियन में क्या है, लेयर यही दोनों है जो इससे आपका जरायु बना हुआ है, बस उसको उल्टा कर दो खाली। तो यहां पर क्या होगा भाई, जैसे इसमें बाहर बाह्य जन स्तर है, वहां पर बाहर मध्य जन स्तर हो जाएगा। और यहां पर आंतरिक मध्य जन स्तर है, वहां पर आंतरिक बाह्य त्वचा हो जाएगी। तो पहले आप ये देख ही सकते हो कि भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो बाहरी साइड पे आपको मध्यजन स्तर मीजोडम मिलती है, और आंतरिक स्तर पे अगर आप देखोगे तो आपको जो बाह्य त्वचा है वो देखने मिल जाएगी। अब जैसे अभी आपको डायग्राम में भी बताया कि जो उल्ब होती है, जो एमनियोटिक मतलब एमनियन जो होती है, ये एक क्या देख रहे हो आप, पूरे सैक को क्या है, ये पूरा आप देख सकते हो कि पूरा एमनियोटिक सैक होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो है क्या ये जो अब एमनियोटिक फ्लूइड है यहां पर आपका, अब इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आप याद रखना पहली चीज, यहां पे कई सारी कोशिकाएं मिलती है। ये कोशिकाएं कहां से आई, भाई जैसे आपने देखा हो ना, आप मेहंदी लगाते हो, टैटू वगैरह बनवाते हो, तो वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि तो भाई जैसे आपने मेहंदी लगाई तो वह सारी आपकी स्किन के ऊपर लगी, और आपकी जो स्किन की कोशिकाएं होती है वो टूट के निकलती रहती है। तो जब वो टूट के निकलेंगी तो वो भाई जो कलर था उसका वो भी चला जाएगा। तो सेम चीज, ये जो भ्रूण अंदर है इसके बाहर भी तो त्वचा होती है, तो इसकी भी जो कोशिकाएं हैं वो टूटकर ये बाहर जो द्रव्य होता है इसके इसके अंदर निकलती रहती है। ठीक है, अब वो उसका ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्यों दी वो भी आपको थोड़ा सा बताता हूं, पर ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो उल्ब जो है बाहरी फ्लूइड है, तो ये काम क्या करता है, एक तो भाई बच्चा जो अंदर है उसको ड्राई होने से रोकेगा, उसको सूखने नहीं देगा, प्लस अंदर ये जो वॉल होती है उससे चिपकने से भी रोकता है। और तीसरी चीज शॉक एब्जॉर्बर, भाई जैसे मदर क्या वॉर्म है उस पर प्रेगनेंसी के टाइम पे कहीं झटके वटके लग जाए तो वो जितने भी झटके हैं ये इसके अंदर ये जो द्रव्य भरा हुआ होता है वो सारे झटकों को सोख लेता है। ठीक है, तो भाई आप याद रख लेना कि भाई ये उल्ब हो गया, उल्ब के अंदर अगर आप देखो कैविटी होती है जिसको उल्ब गुहा बोलते हैं, और उस उल्ब गुहा के अंदर उल्ब द्रव्य होता है। द्रव्य क्या काम है यहाँ पर, एक तो भाई क्या हो गया कि भाई बच्चे को वो ड्राई होने से रोकेगा, सूखने से, शुष्क होने से। दूसरा वो उसको आसपास के जो उत्तक होते हैं उनको चिपकने से रोक देता है, बचाता है थोड़ा। और तीसरा अगर हम देखें तो क्या है, वो जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जो झटके लगते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा भाई आप लोगों ने शायद कभी एक इवेंट के बारे में सुना हो जिसको वाटर ब्रेक बोलते हैं। इसको मैं अभी आपको प्रसव के टाइम पर पढ़ाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा सुन लेना कि होता क्या भाई, जब तक बच्चा 9 महीने डेवलप हो रहा है तो वो उस लिक्विड के अंदर रहता है ना, एक पाउच के अंदर है, उल्ब के अंदर है वो। अब जैसे ही क्या है भाई प्रसव होता है, तो अभी आप याद रखना प्रसव के समय क्या होता है, जो गर्भाशय के जो पेशी स्तर होता है उसमें संकुचन होने लग जाते हैं। और संकुचन होने से क्या भाई, अब ये बलून जैसा अंदर, इसको दबाए जा रहे हो, तो दबाए जाओगे तो फट जाएगा। तो होता क्या है, जब प्रसव का टाइम आता है तो गर्भाशय के अंदर संकुचन बढ़ते चले जाते हैं, और संकुचन बढ़ने से क्या है, इसमें प्रेशर लगता है और फट जाता है, और ये लिक्विड सारा क्या है योनि से बाहर आ जाएगा। और ये जो लिक्विड होता है थोड़ा सा स्लिपरी होता है, याद रख लेना। तो स्लिपरी लिक्विड की वजह से बेबी की जो डिलीवरी होती है बाहर वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना भाई। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो हमारी बाहरी जर्म स्तर है जिसको हम उल्ब बोलते हैं, जिसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो क्या है, इसको तो काट देना, उल्ब गुहा बोलते हैं इसको हम, एमनियोटिक कैविटी, और इसके अंदर उल्ब द्रव्य भरा हुआ होता है। तो दो तीन काम जैसे भी आपको बताए कि भाई एक तो क्या करेगा, ये भ्रूण को शुष्क ड्राई होने से रोकता है। ठीक है, और दूसरा कि भाई है क्या, प्रसव के दौरान ये क्या करता है, एक फिसलतदार माध्यम देता है ताकि बच्चा जो है वो इजिली डिलीवर हो पाए। अब देखो उल्ब से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको वैसे दे तो आपका जो चैप्टर नंबर
फॉर है उसके अंदर दे रखा है जो आपका जनन स्वास्थ्य के ऊपर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। पर वो उल्ब आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो वहां पर एक टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक का नाम है उल्ब वेदन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एमनियोसेंटेसिस। अब देखो उल्ब वेदन है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चा है ना, और उसका डेवलप, मान लो वो बच्चा है, उसका डेवलपमेंट गर्भाशय के अंदर चल रहा है। अब मान लो उस बच्चे के अंदर कोई बीमारी है या नहीं है, इसको पता करने के लिए एक टेक्निक का इजाद किया गया, डेवलप की गई। उस टेक्निक का नाम रखा है उल्ब वेदन, क्योंकि इसमें जो उल्ब के अंदर जो द्रव्य होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो तकनीक क्या थी कि भाई, तकनीक का जो डिस्कवरी हुई थी वो इसलिए की गई कि बच्चे के अंदर मान लो अगर कोई प्रॉब्लम है ना, और आपने क्या कराया, उसका टेस्ट करवाया और आपको पता लगा कि बच्चे में कोई डिफेक्ट है, और अगर उस बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे को तो सफर करना ही है पूरी जिंदगी भर, लेकिन साथ में आप देखते हो कि माँ बाप को भी जिंदगी भर सफर करना पड़ता है, उन्हें भी बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि भाई आप उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो, एक अगला बच्चा आप प्लान कर सकते हो। तो अब उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इस बीमारी को पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, और इस टेक्निक का नाम है उल्ब वेदन एमनियोसेंटेसिस। अब देखो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसमें करते क्या भाई, एक सुई लेते हैं। पहली बात तो एक कब सकते हैं, जब बच्चा 14 से 16 वीक का हो जाए, तब इस तकनीक को किया जा सकता है। अब इस तकनीक में करते क्या भाई, आप देख सकते हो कि यहां पर क्या करा उन्होंने, एक सिरिंज ली, एक सुई ली उन्होंने, और वो क्या करते हैं एब्डोमन के थ्रू उसकी फ्लूइड के अंदर तक डालते हैं, और फिर क्या करा, उस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा खींच के बाहर निकाल लेते हैं। अब उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर दो चीजें हैं भाई, एक तो वहां पर क्या होगा, लिक्विड होगा, द्रव्य होता है ना, और साथ में मैंने भी आपको बताया कि वहां पर विकास की, मतलब जो भ्रूण है उसकी कोशिकाएं होंगी, कि भाई जैसे हम अपनी कोशिकाएं छोड़ते रहते हैं, वैसे भ्रूण भी तो अपनी कोशिकाएं छोड़ रहा होगा अंदर। तो हमने क्या किया, उस द्रव्य को निकाला, उसमें से जो तरल पदार्थ था उसको अलग कर लिया, और जो कोशिकाएं थी उनको अलग कर लिया। अब क्या करते हैं, इस तरल को चेक करते हैं, क्योंकि इस तरल को जो भ्रूण होता है वो खुद बनाता है यूरिनेट करके। तो मान लो इस तरल को आपने चेक किया, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा है, इसके अंदर आपको जैसे होमोजेंटेसिक एसिड, कई सारे अलग अलग टाइप के केमिकल मिल रहे हैं, जिनसे हमें कई सारी बीमारियों के बारे में पता लगता है। तो आपने उस द्रव्य को देखा, और आपको एक ऐसा केमिकल मिला जो किसी बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता लग गया कि भाई बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो। दूसरा कि भाई आपने क्या करा, उन कोशिकाओं को लिया, और कोशिकाओं में क्या करा, हमने उन कोशिकाओं के गुणसूत्र को स्टडी किया। जैसे भाई जब जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, कैरियोटाइपिंग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 23 जोड़ी क्रोमोसोम हम बोलते हैं, 23 पेयर। अब होता है क्या भाई, जब क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो हम एक कैरियोटाइप तैयार करते हैं। हम कैरियोटाइप में करते क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं पूरे 23 जोड़ी, उनको उनके डिक्रीजिंग साइज के अकॉर्डिंग एक प्लेट पर अरेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे भाई ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, सातवां हो गया, ये आठवां हो गया। ठीक है। तो अगर हमने क्या करा, क्रोमोसोम्स को अगर उनके साइज के घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिया, तो हमें एक पैटर्न मिल जाता है क्रोमोसोम्स का। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को बोला जाता है क्या, कैरियोटाइप इसको बोला जाता है। अब मान लो अगर हमने उसके क्रोमोसोम को स्टडी किया, और मान लो उसके क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट मिल जाए, कोई आनुवंशिक बीमारी मिल जाए। जैसे भाई आप फॉर एग्जांपल आपने एक बीमारी सुनी हो जिसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। अब इस बीमारी में होता है क्या भाई, जैसे हमारा जो 21वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम का, हर जोड़े में से दो ही क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन इस बीमारी में क्या है, 21वां जो जोड़ा होता है उसमें दो क्रोमोसोम ना होकर वहां पे तीन क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो बेसिक एक चीज आप याद रखना, अगर हम क्रोमोसोम बढ़ गए तो भी दिक्कत, और कम हो गए तो भी दिक्कत। ठीक है, दोनों में बीमारी होती है। तो आपने क्या करा भाई, उसका एक कैरियोटाइप तैयार किया, और आपने जब देखा उसके क्रोमोसोम्स को, तो आपको क्या दिखा कि उसका एक क्रोमोसोम है 23वां जोड़ा, उसमें दो की जगह तीन आ गए। तो इससे अब आपको पता लग गया कि उस बच्चे को डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। तो अब आप क्या करो भाई, अब उस बच्चे का अगर जन्म हुआ तो उस बच्चे को और आपको जिंदगी भर सफर करना पड़ेगा।
तो उस केस में क्या करो कि भाई उस केस में आप उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो, आगे भी बच्चे को प्लान किया जा सकता है। तो है क्या भाई, इसी तकनीक को उल्ब वेधन बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इस उल्ब द्रव्य को निकाला जाता है, उसके तरल को स्टडी करते हैं, उसकी कोशिकाओं में गुणसूत्र को स्टडी करते हैं, है ना। और अगर बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को बता देते हैं कि भाई बच्चे में ये डिफेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसका हुआ क्या भी भाई, चीज तो अच्छे पर्पस के लिए लाई गई थी, पर obvious सी बात है कि हर चीज का इंसान कुछ ना कुछ मिसयूज निकाल ही लेता है। तो देखो इसमें दिक्कत क्या है कि जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो हमारा जो 23वां जोड़ी होता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो भी पता लग जाता है कि भाई वो एक्स एक्स है या एक्स वाई है। अब आप जानते हो कि एक्स एक्स जो होती है वो फीमेल्स होती है, और एक्स वाई जो है जो मेल है। अब मान लो कोई कपल था, और आप जानते हो भाई इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में जो कन्या भ्रूण हत्या है वो बहुत ज्यादा केसेस में आज भी हमको देखने मिलती है। तो मान लो कोई कपल था, वो क्या क्या उल्ब वेधन कराने गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने उसका कैरोटाइप स्टडी करा और उनको बता दिया ये आपका कैरोटाइप है। तो आजकल पेरेंट्स तेज हो गए, उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई वो लड़का है लड़की है, तो कोई बीमारी नहीं है, खाली एबॉर्शन किस लिए करवा दिया, क्योंकि वो एक लड़की है, ठीक है। तो इससे कन्या भ्रूण हत्या के जो इंसिडेंसेस थे, जो केसेस थे, वो बहुत बढ़ने लग गए। तो फिर उसी को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, इस टेक्निक पे एक तरीके से बैन लगा दिया, ठीक है। बैन तो एक्चुअली बीमारी पता लगाने के लिए तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन उस बच्चे का सेक्स क्या है, कि वो लड़का है या लड़की है, ये पता लगाने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई प्रोविजन है लॉ में कि अगर कोई डॉक्टर पकड़ा गया ये करते हुए, तो उसको और जो पेरेंट्स जो कि चाह रहे हैं कि उनको सेक्स बता दिया जाए, दोनों को कुछ ना कुछ सजा, जेल वगैरह हो सकती है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, उल्ब वेतन के बारे में। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैंने आपको यहीं पे अभी पढ़ा दिया है। अब देखो ये पहला हो गया आपका कौन सा, पहला हो गया जरायु, जरायु के बारे में पढ़ लिया हमने। दूसरा हो गया आपका उल्ब। अब तीसरा, जैसे आपने भाई अभी स्ट्रक्चर देखा कि भ्रूण में आगे की तरफ अगर आप देखोगे, तो आगे की तरफ आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम क्या, पितक कोश। अभी जो पितक कोश है इसमें याद रख लेना ये बनाव किससे हुआ है, याद रखना, ये बाहरी साइड अगर आप इसमें देखोगे तो आपको मध्यजन स्तर मिलेगा। इसमें याद रख लेना, बाहरी साइड अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा मध्यजन स्तर, और अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें मिलती है अंतस्थ त्वचा, एंडोडर्म होती है, ठीक है। अब देखो दो तीन चीजें हैं कि जो पित्त पोषक है, वैसे कई लोग इसको वेस्टिजियल मानते हैं, एनसीईआरटी ने भी इसके बारे में कहीं पे कुछ ज्यादा दिया नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पहली चीज आप याद रखना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बच्चा जब 1 महीने का हुआ है, सिर्फ 1 महीने का, है ना, पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी है, तो 9 महीने में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा एक एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप कह सकते हो भाई जब पहला महीना आता है तो कहते हैं कि भाई पहले महीने मतलब बच्चा अभी सिर्फ 1 महीने का हुआ है, प्रेगनेंसी सिर्फ 1 महीने की हुई है, तो उस 1 महीने के अंदर अंदर ही आप बच्चे की जो हार्ट बीट है वो सुन सकते हो। अब हम कह रहे हैं कि भाई हृदय ने धड़कना चालू कर दिया है, मतलब हृदय ने पंपिंग चालू कर दी है। अब पंप वो किसको कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है रक्त को ही तो कर रहा होगा पंप को, पानी थोड़ी पंप कर रहा होगा वहां पे वो। तो हम क्या कह रहे हैं कि 1 महीने का ही अभी 1 महीने का बच्चा हुआ है, 1 महीने की प्रेगनेंसी हुई है, और उसका जो हार्ट बीट है वो करना चालू कर देता है। और अब आप लोगों ने देखो भाई रक्त का जो निर्माण है, आप कहते हो ना कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो के अंदर, तो उस टाइम पर 1 महीने में कौन सा अस्थि मज्जा बन गया। तो एक चीज आप याद रखना कि शुरुआती दिनों में, स्टार्टिंग के टाइम पर जो भी रक्त बनता है शरीर के अंदर, उसको बनाने का जो काम है वो माना जाता है कौन करता है, आपका जो यॉर्क सैक होता है, पितक कोश, वही करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज कि भाई हम कहते हैं कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि अंडजननी जो कोशिकाएं होती हैं, ओगोनिया, वो अंडजननी कोशिकाएं अंडाशय के अंदर बनती है। अब देखो अगर अंडाशय के अंदर बनती तो अंडाशय तो भाई स्त्रियों में जिंदगी भर रहता है, तो ये अंडजननी कोशिकाएं हमेशा ही बननी चाहिए थी। तो ऐसा क्या हो जाता है कि एक टाइम जन्म के बाद अंडजननी कोशिका बनती ही नहीं है। तो कई रिसर्चरों का ये भी मानना है कि भाई अंडजननी जो कोशिकाएं होती है, वैसे एनसीईआरटी का तो ये कहना है कि उनका निर्माण अंडाशय के अंदर होता है, और आप फिलहाल ये याद रखोगे, पर कई जगह पर आपको ये मिल जाएगी, विवादित है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कि अंडजननी कोशिकाएं जो है वो यॉर्क सैक में बनती है, और यॉर्क सेक्स प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, उसके बाद वो रहा नहीं,
तो उसके बाद कोई नई अंडजन्य जो कोशिकाएं होती हैं ओगोनिया, वो बनती भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा पितक कोश। फिर इसके बाद याद रखना कि भाई जैसे सबसे पहले से पितक कोश होता है, फिर इसी में पाउचिंग से एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं अपरा पोशिका। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एलेंटॉइस। ठीक है भाई, तो आप याद रखना भाई जैसे क्या था, जो आपका पित्त कोश था, पितक कोश, उसी की फोल्डिंग से बन गया है। तो लेयर तो वही रहनी है कि बाहरी मध्यजन स्तर होगा और आंतरिक अंतस्त्वचा आपको देखने मिलेगी। हमारे अंदर ये ज्यादा काम करता नहीं है, हमारे अंदर ये अवशेषीय अंग है। इसका थोड़ा बहुत जो काम है वो आपके जो सरीसृप वगैरह होता है ना, रेप्टाइल्स वगैरह, उनके अंदर हमको देखने मिलता है। वो क्या काम है उसको जाने देते हैं, अभी हमारे काम का नहीं है। तो आज के लिए जो टॉपिक था हमारा वो इतना ही हम डिस्कस करते हैं। चलो थोड़ा सा और एक छोटा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अब भाई जैसा आप सब लोगों ने सुना होगा कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो कितने महीने की प्रेगनेंसी होती है भाई? 9 महीने की पूरी। इस 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है इसको हम 3 भागों में तोड़ देते हैं। आपने सुना ना, फर्स्ट तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही, मतलब 3 3 महीनों के हमने किस में तोड़ दिया? पीरियड्स में तोड़ दिया। अब ओबियस सी बात है भाई, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होंगे भ्रूण के अंदर, हम सारे तो पढ़ नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो भाई पहला इवेंट मैंने आपको बता दिया कि बच्चा भाई जैसे ही 1 महीने का होता है तो आप उसकी हार्ट बीट सुन सकते हो, उसका सर्कुलेशन वगैरह चालू हो जाता है। दूसरा आप देख लेना भाई, दूसरे महीने के अंत तक आते आते वो जो भ्रूण अंदर होता है उसमें अगर आप देखोगे क्या होगा, उसमें जो पाद होते हैं ना, उसके हाथ पैर वो बनने लग जाएंगे, और उन हाथ पैर के अंदर आप उनकी जो उंगलियां हैं वो भी बनते हुए देख सकते हो। तो दूसरे में क्या है आपको भाई, जो भ्रूण के पाद और जो उंगलियां हैं वो विकसित होना चालू हो जाती। फिर तीसरे महीने के अंत तक आते आते आपके शरीर में, मतलब इसके अंदर जितने भी अंग तंत्र होंगे, जितने भी अंग तंत्र है भाई, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये जितने भी तंत्र होते हैं ये ऑलमोस्ट बन चुके होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनका फाउंडेशन रख दिया जाता है, बस इनकी बस ग्रोथ रह जाती है। तो याद रख लेना कि भाई सभी प्रमुख अंग जो है उनकी तंत्रों की संरचना हो जाती है। जैसे आप हाथ, उसके पैर देख सकते हो, और बाहरी जो जननेंद्रिय होता है वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो इसलिए भाई लोग लगता है ना, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से ही बता सकते हैं भाई कि वो लड़का है या लड़की है। इसलिए आजकल डॉक्टर देखा ना, अल्ट्रासाउंड जो होता है वो भी जल्दी से आपको बताते नहीं उसके बारे में पूरा डिटेल में, क्योंकि उससे भी बेबी का सेक्स पता लगाया जा सकता है। क्योंकि आप देखो तीसरे महीने में ही क्या है, उसका जो बाहरी जननेंद्रिय है वो बनना चालू हो जाएगा। तो पहले महीने में दिल धड़कना चालू हो गया, दूसरे महीने में क्या है, आप उसके अग्रपाद और उंगलियां वगैरह थोड़ी बहुत देख सकते हो। तीसरे महीने में जो मेजर अंग तंत्र होते हैं वो बन जाते हैं, उसके पाद मतलब जो पैर होते हैं, और उसका जो बाहरी जननेंद्रिय होता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 5वें महीने के अंत तक आते आते वो अंदर क्या है, मूव करना चालू कर देता है, मतलब हिलना डुलना चालू कर देगा अंदर, और उसके सिरों पर बाल आने लग जाते हैं। इसके अलावा 6ठे महीने के अंत तक आते आते याद रख लेना भाई कि पूरे, आप जैसे आपने बच्चा का कभी जन्म होना तो उसको देखना, उसके पूरे शरीर पे बहुत पतले पतले से बाल होते हैं। उस पतले से बालों की जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है, मतलब उसको लेनू को बोला जाता है। वो क्या है उसको रहने देते हैं अभी। पर पूरे शरीर पे क्या होंगे, कोमल बाल आ जाते हैं। आंखों की जो बोरोनिया और जो पलकें होती हैं भाई वो अलग हो जाती हैं। और 9वें महीने तक आते आते क्या होगा भाई, वो पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा और प्रसव के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, याद रखना भाई आपसे पूरे 9 महीने में क्या क्या होता है वो कोई नहीं पूछेगा। ये खाली कितने 6 पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इन 6 पॉइंट्स को आप याद रख लो। क्वेश्चन इन्हीं के पास अगर पूछेंगे तो इन्हीं के आसपास घुमाकर वो पूछेंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये 5वां टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का वो कवर कर लिया हमने। अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपका प्रसव और दुग्ध स्रवण। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।